हेलो बेटा, चलिए अभी सेकंड नंबर का थ्योरम हमें डिस्कस करना है इस वीडियो के अंदर। और फिर इसका इमीडिएट कॉन्सिक्वेंसेस मतलब दो कोरोलरीज भी है जो हमें स्टडी करनी है। अब ये थ्योरम कोप्लेनरिटी के ऊपर डिपेंडेंट है। इसके पहले हम लोगों ने थ्योरम देखा जो कोलिनियरिटी के ऊपर डिपेंडेंट था। तो हमने इसके पहले थ्योरम में देखा था कि अगर दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स कोलिनियर होते हैं तो उनका लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो आता है, जीरो वेक्टर आता है। ठीक है ना। ये हम लोगों ने अलजेब्रिक कंडीशन देखी थी कोलिनियर वेक्टर्स के लिए। अब हम लोग अलजेब्रिक कंडीशन देखेंगे सिमिलर वे से कोप्लेनर वेक्टर के लिए। उसके लिए हमें कोप्लेनर वेक्टर्स किनको कहा जाता है ये पता होना ज़रूरी है, और ये हम लोगों ने पहले भी देख रखा है। तो कोप्लेनर वेक्टर्स किसको कहा जाता है? तो डेफिनेशन के अंदर कम से कम 3 वेक्टर्स होने चाहिए, क्योंकि 2 वेक्टर्स ऑलरेडी कभी भी कोप्लेनर होते हैं, है ना। 2 वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर, क्योंकि 2 वेक्टर हमेशा एक प्लेन को डिटरमाइन कर सकते हैं, या फिर कहा जा सकता है कि 2 प्लेन हमेशा एक प्लेन में लिए जा सकते हैं। तो 3 वेक्टर्स मे और मे नॉट बी कोप्लेनर, इस बात को समझना है ना। 3 वेक्टर्स मे और मे नॉट बी कोप्लेनर। तो हमें क्या करना है, हमें इस थ्योरम के जरिए पता चलेगा कि 3 वेक्टर्स अगर कोप्लेनर होते हैं, या फिर 3 वेक्टर्स कोप्लेनर वाला तो इसके बाद भी थ्योरम आएगा एक। यहाँ पर इस थ्योरम के अंदर क्या दिया गया है इसको पढ़ते हैं पहले। ए बार एंड बी बार आर एनी टू नॉन जीरो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स। अब जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट इसके अंदर उसको अंडरलाइन करते जाता हूँ ताकि उसका मतलब समझ ले हम लोग बाद में। नॉन जीरो का तो मतलब समझ में आता है कि वेक्टर्स नॉन जीरो चाहिए, मतलब कुछ ना कुछ उनका मैग्नीट्यूड होना चाहिए। इफ ए बार एंड बी बार आर एनी टू नॉन जीरो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स लाइंग इन द सेम प्लेन, ठीक है, लाइंग इन द सेम प्लेन, देन प्रूव दैट एनी वेक्टर आर बार इज कोप्लेनर विथ देम। देखिए अब देन के पहले वाला जो पार्ट है ना, दैट इज गिवन टू, ये मतलब ऐसा पार्ट है कि जो दोनों भी चीजों के लिए गिवन है। देखिए ये जो थियरम है ये इसको बांधा गया है इफ एंड ओनली इफ के स्टेटमेंट से, मतलब इसके अंदर 2 पार्ट्स रहेंगे। तो गिवन पहले वाला पार्ट एक बार गिवन कंसिडर करेंगे, फिर जो प्रूव करेंगे फिर उससे उल्टा करना है। अब इसके अंदर क्या गिवन है, ये जो ऊपर वाला गिवन है ना कि 2 नॉन कोलिनियर वेक्टर्स है आपके पास, ये तो दोनों भी पार्ट्स में आपको गिवन लेना है। लेकिन उसके बाद में एनी वेक्टर आर बार इज कोप्लेनर विद देम, मतलब आप पहली केस ऐसे लेंगे कि जिसके अंदर ये आर बार जो है इन 2 वेक्टर के साथ में कोप्लेनर है। ये अगर आप गिवन लेते हो तो आपको प्रूव करना है कि आप इस आर बार को उन 2 वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख सकते हो। मतलब आपका जो आर बार वेक्टर है दैट इज इक्वल टू लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दैट 2 वेक्टर्स। समझ रहे हो बात को? मतलब अगर किन्हीं भी 2 नॉन कोलिनियर वेक्टर के साथ में तीसरा वेक्टर अगर कोप्लेनर होता है तो आप उस थर्ड वेक्टर को उन 2 वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख सकते हो। और इसका उल्टा क्या प्रूव करना है आपको? अच्छा, और यहाँ पर यूनिकनेस भी प्रूव करना है आपको। देन देयर एग्जिस्ट यूनिक स्केलर सच दैट दिस हैपन्स। और सेकंड केस में आपको कॉन्वर्सली में क्या प्रूव करना है आपको? ये तो गिवन रहेगा आपका, लेकिन उसके साथ में आपको ये रहेगा, तो आपको प्रूव करना है कि आर बार इज कोप्लेनर विथ ए बार एंड बी बार। ठीक है, तो चलिए थ्योरम का प्रूफ लिखते हैं। महत्वपूर्ण थ्योरम है, काफी समय पूछा जा चुका है बोर्ड के एग्जाम के अंदर। तो ये जो इसके अंदर कंडीशन दे रखी है कि एक वेक्टर 2 नॉन कोलिनियर वेक्टर के साथ में कोप्लेनर कब हो सकता है, उसको अल्जेब्रिकली कैसे आप लोग बता सकते हो, तो वो ये कंडीशन है। ठीक है ना। जब भी ऐसी कंडीशन दिखेगी तो हम लोग बोल सकते हैं कि भैया ये वेक्टर इन दोनों के साथ में कोप्लेनर है। ठीक है। अब इसके अंदर कई सारे चीजें हैं जो प्रूव करने लायक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि गिवन लेट ए बार एंड बी बार बी एनी टू नॉन जीरो एंड नॉन कोलिनियर वेक्टर्स। अब सबसे पहले इस बात को समझ लेते हैं कि अगर वेक्टर्स 2 वेक्टर्स जो है ये कोलिनियर होते तो क्या होता। यहां पर नॉन कोलिनियर ही क्यों कहा है? देखिए अगर ये 2 वेक्टर्स कोलिनियर होते तो बेसिकली वो दोनों एक ही वेक्टर होता, है ना। क्यों? देखिए अगर आप 2 वेक्टर्स कोलिनियर ले रहे हो
तो उनका डायरेक्शन सेम भी हो सकता है, अपोजिट भी हो सकता है, लेकिन वो एक दूसरे को पैरेलल रहेंगे। और कोलिनियर का मतलब क्या होता है, एक ही लाइन में होना दो वेक्टर्स का, मतलब वो एक ही वेक्टर बन गया ना। अगर आप वैसे देखा जाए तो उनका लाइन ऑफ सपोर्ट जो रहेगा वो बड़ी लाइन के ऊपर ही रहेगा, वो जिस भी लाइन पर है वो उनका लाइन ऑफ सपोर्ट है। तो ये तो एक ही प्लेन में आ जाएगा, तो इसको आप इन दो वेक्टर्स को दो क्यों बोलेंगे, एक ही वेक्टर बोल सकते हो। तो ये एक वेक्टर और आर बार जो है वो दूसरा वेक्टर रहेगा, तो दो वेक्टर तो हमेशा एक प्लेन बनाती ही है। तो अगर दिए गए दो वेक्टर्स कोलिनियर है तो फिर उसका कोई मतलब ही नहीं है, वो तो दो बोलने का मतलब ही नहीं फिर, है ना। तो वो थ्री अलग अलग वेक्टर्स नहीं हुए। तो उन्होंने क्या किया है, ऐसी केस लिए है कि जो ट्रिवियल ना हो, है ना, इसलिए दो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स लिए हैं। ठीक है, अब नॉन कोलिनियर वेक्टर्स लेने के बाद में अगर मान लीजिए आपके पास दो वेक्टर्स कुछ इस प्रकार है, एक वेक्टर ऐसा है और दूसरा वेक्टर कुछ ऐसा है, ठीक है। अब ये दो नॉन कोलिनियर वेक्टर से एक लाइन में है नहीं, तो तीसरा वेक्टर जो है उसको अगर आपको कोप्लेनर बनाना है तो आपको ये कंडीशन दिखानी है। मतलब इस सिचुएशन में अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो आप लोग बोल सकते हो, क्योंकि अब तीसरा वेक्टर कैसे भी हो सकता है ना, तीसरा वेक्टर प्लेन में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है ना। तीसरा वेक्टर ऐसे भी हो सकता है जिसका सिर्फ ये वेक्टर का एक ही पॉइंट प्लेन में हो, बाकी पूरा वेक्टर बाहर हो। तो आपको दिखाना है कि भैया ये ऐसे रहेगा, मतलब प्लेन के अंदर रहेगा कब, अगर वो जो तीसरा वेक्टर है उसको आप लीनियर कॉम्बिनेशन में इन दोनों के लिख सके। ठीक है, तो आपने सबसे पहले ले लिया क्या कि ए बार एंड बी बार एनी टू नॉन जीरो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स। अब यहां पर एक फिगर बनानी है हमें और तीसरा वेक्टर भी लेना है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, लेट ओ बी द पॉइंट इन द प्लेन ऑफ ए बार बी बार एंड आर बार सच दैट वो हम एक पॉइंट लेंगे जो कि इन तीनों के प्लेन में आता हो। ठीक है, क्योंकि हम शुरुआत में ये कंसिडरेशन कर रहे हैं कि तीनों भी कोप्लेनर है। ठीक है, तो मतलब क्योंकि हमारा शुरुआत में क्या है कि हम लोग इन तीनों को भी कोप्लेनर कंसिडर कर रहे हैं। एनी वेक्टर आर बार इज कोप्लेनर विद देम, तो हम लोग अभी आर बार को इसके साथ में कोप्लेनर ले रहे हैं। ठीक है, इसलिए हमने एक पॉइंट ले लिया जो तीनों के भी प्लेन में आता हो, इन द प्लेन ऑफ दीज थ्री वेक्टर्स। तो इसका मतलब इन तीनों को एक ही प्लेन में होना पड़ेगा। सच दैट कैसे लिया हमने एक पॉइंट, देखिए इस पॉइंट में से इधर जा रहा है हमारा ए बार, ये ले लेते हैं बी बार क्योंकि ये दोनों कोलिनियर वेक्टर्स है। ठीक है, और एक तीसरा वेक्टर ले लेंगे हम लोग आर बार जो तीसरी डायरेक्शन में है। ठीक है, तो ये तीन वेक्टर्स हो गए। अभी बेटा यहां पर अगर आप देखेंगे तो आप अगर इस ए बार वेक्टर के ऊपर कोई भी एक पॉइंट ले ले, तो जैसे मान लीजिए पी पॉइंट लिया आपने, ये ओ पॉइंट है आपका, और मान लीजिए क्यू पॉइंट लिया आपने, और इस यहां पर एक आर पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, ये आर पॉइंट है। ठीक है, या फिर नहीं भी लिया तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं उसकी। अब अगर यहां पर आप देखेंगे तो ये जो आपका ये जो पी पॉइंट है तो डायरेक्शन है, तो आप ओ पी बार एक वेक्टर बोल सकते हो, ओ क्यू बार एक दूसरा वेक्टर बोल सकते हो, है ना, जो कि ए बार और बी बार के अलोंग ही है। तो हम लोग यहाँ पर क्या बोलेंगे पता है, क्योंकि हमें क्या प्रूव करना है कि आर बार, अब हमने ले रखा है कि ये तीनों भी वेक्टर से एक प्लेन में है ना, एक पॉइंट कॉमन लिया, इसका मतलब क्या, एक ही प्लेन के अंदर है। अब here a bar b bar and r bar are कोप्लेनर वेक्टर्स बोलेंगे हम लोग, कोप्लेनर वेक्टर्स। ठीक है, नाउ OP bar is along A bar and OQ bar is along B bar, therefore there exist, या फिर सिंबल के बजाय आप ऐसे भी लिख सकते हो, therefore there exists
scalars, non-zero scalars, there exist non-zero scalars m and n such that हम लोग यहाँ पर T1 T2 बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि सीधा प्रूव हो जाएगा, कोई भी ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, देयर इज सच दैट OP बार इज इक्वल टू T1 टाइम्स A बार एंड OQ बार इज इक्वल टू T2 टाइम्स B बार। समझ रहे हो कैसे लिखा मैंने ये? मुझे पता है कि ये जो मैंने A बार वेक्टर के ऊपर ही एक पॉइंट लिया है, तो ये जो OP बार की मैं बात कर रहा हूँ ये तो कोलिनियर बन गया A बार से, उसी के अलोंग है, तो ठीक है ना, तो मैं इसको स्केलर मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख सकता हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं फिगर की। अगर आप फिगर की तरफ देखेंगे तो ये जो तीसरा आपने वेक्टर लिया है जो इन दोनों के साथ में कोप्लेनर है, तो इस तीसरे वेक्टर को आप लिख सकते हो, देखो ये ऐसा जरूरी नहीं कि मैंने ऐसे निकाला है करके, आप जो मर्जी जैसा मर्जी आप ले लो तीसरा वेक्टर, ठीक है ना। इन दो को नॉन कोलिनियर लेने के बाद में तीसरा वेक्टर आप जैसे भी ले लो, तो आपको जो अब मैं लिखने जा रहा हूं वही केस मिलेगा। सो वी हैव आर बार इज इक्वल टू पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर या फिर वेक्टर ट्रायंगल लॉ भी यूज कर सकते हो। आर बार क्या रहेगा आपका? अच्छा, आपको यहां पर थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन भी करेंगे हम लोग। चलिए हम लोग क्या करते हैं कि इन दोनों को ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है, और इसको भी ज्वाइन कर लेते हैं सच दैट, इसको कैसे ज्वाइन करेंगे हम लोग? ये इस तरीके से लिखा है, और यहां पर मैं लिख देता हूं आर कोप्लेनर वेक्टर्स लिखा है ना, तो इस डायग्राम के बारे में कुछ लिखेंगे हम लोग यहां पर कि इसको पैरेललोग्राम बनाना है। हियर टेक पॉइंट आर ऑन आर बार सच दैट OQ बार is parallel to PR bar and OQR bar is parallel to OP bar, ठीक है, ये हम लोगों ने किया। तो इससे हमें क्या मिलेगा? वी हैव आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार, लेकिन मतलब या फिर ए बार की जगह आप OP बार भी लिख सकते हो, ठीक है ना। तो आप आर बार इज इक्वल टू लिख सकते हो OP बार इज प्लस OQ बार, ठीक है। लेकिन OP बार क्या है बेटा? T1 टाइम्स A बार है प्लस T2 टाइम्स B बार है। तो अगर आपके हमने क्या देखा था कि अगर 3 वेक्टर्स कोप्लेनर होते हैं तो उन 3 वेक्टर्स में से किसी भी एक वेक्टर को आप दूसरे 2 वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख सकते हो, ये इससे प्रूव होता है, ठीक है। अब यहां पर एक चीज आप लोगों को समझनी है, और वो क्या कि एक और चीज यहां पर बोली है कि देन देयर एग्जिस्ट यूनिक स्केलर्स T1 एंड T2। अब इसके अंदर ये जो T1 T2 आए हैं ये यूनिक है। इसका मतलब क्या? आपके पास जैसे आपने 2 को नॉन कोलिनियर वेक्टर्स लिए हैं, तो जो आप तीसरा वेक्टर जिस प्रकार से ले रहे हो उस प्लेन के अंदर, तो उसके लिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ यूनिक स्केलर्स रहेंगे जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे। मतलब जो भी T1 T2 आ रहे हैं उसके अलावा और दूसरे स्केलर्स ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर सकते, इस बात को समझ लेना। तो अगर ये यूनिकनेस हमें प्रूव करना है तो कैसे प्रूव करेंगे हम इसको? आप लोग पॉज करके इसको लिख लेना, मैं इधर प्रूव करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो हमें ये यूनिकनेस अभी प्रूव करना है। कैसे करेंगे प्रूव? अब यूनिकनेस का प्रूव करने का मतलब कैसे? इसको मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन से प्रूव किया जाता है। जैसे हम मान लेते कि वो यूनिक है ही नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं, आर बार को और दूसरे स्केलर्स का यूज करके भी लिखा जा सकता है, ऐसा हम कंसिडर करेंगे। सो हम लोग बोलेंगे यहाँ पर कि लेट आर बार इक्वल टू T1 डैश ए बार प्लस T2 डैश बी बार। हमने ये ले लिया। अब अगर हमें यूनिकनेस प्रूव कर रहे हैं तो क्या प्रूव करना पड़ेगा कि आप आर बार को दूसरे स्केलर का यूज करके
लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं लिख सकते, ये यूनिक है, हमें प्रूव करना है। तो इसका मतलब क्या प्रूव करना है, इसका मतलब ये प्रूव करना है कि T1 डैश एंड T1 दो इक्वल है और T2 डैश एंड T2 वो भी सेम है। ठीक है, तो ये चीज हमें प्रूव करनी है, इसी को कहा जाता है मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। तो देखो आप यहाँ पर एक बात समझिए कि ये भी आर बार है, ये भी आर बार है, तो इनका राइट हैंड साइड को आप इक्वेट कर सकते हो। दिस इंप्लाइज T1 डैश ए बार प्लस T2 डैश बी बार, दिस इज इक्वल टू T1 ए बार प्लस T2 बी बार। ठीक है, अब आपको तो पता है कि आप उसको एक साइड में ले सकते हो, तो अगर एक साइड में लेंगे इसको T1 डैश माइनस T1 ए बार इज इक्वल टू T2 माइनस T2 डैश बी बार। ठीक है, आपने इसको ऐसे लिख दिया। अब हमारा शुरुआत में कंसिडरेशन क्या है कि अगर मान लीजिए कि मैं इसको उधर ले जाके डिवाइड करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, ए बार इज इक्वल टू T2 माइनस T2 डैश डिवाइडेड बाय T1 डैश माइनस T1 बी बार। अब इसको मैं इधर ले जाके डिवाइड तभी कर सकता हूं जब ये नॉट इक्वल टू जीरो हो। तो अगर मैं डिवाइड कर रहा हूं इसका मतलब क्या है, T1 डैश इज नॉट इक्वल टू, या फिर बोल सकते हो T1 डैश माइनस T1 इज नॉट इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या कि T1 डैश इज नॉट इक्वल टू T1, ये हो रहा है। अब हमें तो प्रूव करना है कि ये दोनों इक्वल है, लेकिन हमने इसको नॉट इक्वल टू लिया है तभी तो हम इसको डिवाइड कर पाए। लेकिन इससे हुआ क्या, ये तो एक कांस्टेंट है, तो इसको आप रिप्लेस कर सकते हो लैम्बडा से, दैट इज ए बार इज इक्वल टू लैम्बडा बी बार लिख सकते हो इसको। सो व्हाट दिस इंप्लाइज वेयर लैम्बडा इज इक्वल टू, बोल सकते हो कि लैम्बडा इज इक्वल टू T2 माइनस T2 डैश डिवाइडेड बाय T1 डैश माइनस T1। तो आप ये आपको क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि ए बार एंड बी बार आर कोलिनियर, दिस इंप्लाइज ए बार, क्योंकि आपने एक को दूसरे के स्केलर मल्टीपल के फॉर्म में लिखा है, तो ए बार एंड बी बार आर कोलिनियर, ये आपने यहाँ पर लिख दिया। अब भाई ये तो दिए गए चीज के साथ ही कॉन्ट्रडिक्ट कर गया। आपको तो पता है कि ए बार एंड बी बार आर नॉन कोलिनियर है, तो आपने इसको कोलिनियर लाया, इसका मतलब ऊपर कुछ ना कुछ गलती कर दी आपने। क्या गलती की कि ये नॉट इक्वल टू जीरो है, ये मानने की आपने गलती कर दी। ठीक है, इसीलिए आपका जो गिवन है उसी से कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। तो आप फिर से लिखेंगे जैसे पिछले बार एक थ्योरम के अंदर देखा था कोरोलरी के अंदर कि दिस इज अ कॉन्ट्रडिक्शन टू द गिवन इंफॉर्मेशन एंड दिस कॉन्ट्रडिक्शन इज ऑकर्ड एज वी कंसिडर्ड T1 डैश माइनस T1 इज नॉट इक्वल टू जीरो, सो देयरफॉर दिस इंप्लाइज, hence we can say that, आप बोल सकते हो कि T1 dash minus T1 is equal to 0 and that means T1 dash is equal to T1. Similarly we can prove that T2 is equal to T2 dash and this proves uniqueness of T1 and T2, ऐसा आप लिखेंगे। ठीक है, तो यहां पर थ्योरम का एक पार्ट पूरा होता है। अब कॉन्वर्स चीज हमें प्रूव करनी है, तो कॉन्वर्स में क्या करना पड़ेगा आपको, देखिए सो कॉन्वर्स में हमारे पास रहेगा आर बार इज इक्वल टू T1 ए बार प्लस T2 बी बार, और एक चीज रहेगी कि ए बार एंड बी बार आर नॉन जीरो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स, ये कॉन्वर्स में हमारे पास रहेगा। अब हमें प्रूव क्या करना है कि ये तीनों कोप्लेनर है, ये चीज हमें प्रूव करनी है। तो कैसे इसको प्रूव किया जाएगा, देखिए इसको प्रूव करना बहुत सिंपल है, ये तो लॉजिकल कंक्लूजन आएगा इसका। कैसे आएगा, देखिए आपको पता है कि ए बार एंड बी बार आर नॉन कोलिनियर वेक्टर्स, लेकिन वो एक प्लेन में है ना। हियर वी नो दैट ए बार एंड बी बार आर नॉन कोलिनियर वेक्टर्स एंड आर कोप्लेनर। अब दो वेक्टर तो हमेशा कोप्लेनर होते ही है, कोप्लेनर। सो अब जो दो वेक्टर कोप्लेनर है उनका लीनियर कॉम्बिनेशन भी कोप्लेनर होगा। अब लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, उन दो वेक्टर्स का एडिशन। अब मुझे आप बताइए, दो वेक्टर जिस प्लेन में है उसी प्लेन में उसका रिजल्टेंट रहेगा ना, समझ रहे हो बात को। ये क्रॉस प्रोडक्ट थोड़ी ना है दो वेक्टर का कि वो ऊपर चला जाएगा या नीचे चला जाएगा राइट हैंड और लेफ्ट हैंड रूल के हिसाब से। ये तो क्या है, दो वेक्टर का सिर्फ एडिशन है। तो दो वेक्टर जिस भी प्लेन में आपके पास है नॉन कोलिनियर है, ठीक है,
लेकिन इनका रिजल्टेंट जो भी रहेगा वो क्या रहेगा, उसी प्लेन में रहेगा ना इसका रिजल्टेंट, समझ रहे हो। इन दो वेक्टर्स, ये दो वेक्टर नॉन कोलिनियर है तो इनका रिजल्टेंट भी तो इसके अंदर रहेगा। तो ये है ए बार प्लस बी बार, तो आप लोग क्या बोल सकते हो कि therefore we can say that T1 A bar plus T2 B bar is also coplanar with A bar and B bar, मतलब वो एक ही प्लेन में है। देखो ये तो नया रिजल्टेंट है, ये तो तीसरा वेक्टर है ना, लेकिन इन दोनों का एडिशन का जो रिजल्टेंट होता है वो भी उसी प्लेन में होता है। लेकिन ये किससे बराबर है, ये तो आर बार के बराबर है। तो इक्वल वेक्टर का मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी सेम और डायरेक्शन भी सेम है ना, तो वो क्या होगा, उसी प्लेन में होगा। ये तो साफ है ना। therefore and now here r bar is equals to T1 A bar plus T2 B bar, which implies r bar also lie in the same plane, and therefore these three vectors are coplanar। कौन कौन से, r bar, a bar and b bar। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर इस थ्योरम का प्रूफ खत्म होता है। ये थ्योरम अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपको लिखने को आना चाहिए। इस थ्योरम से हम कौन से नतीजे पर पहुंच रहे हैं कि अगर आपके पास दो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स दिए हैं तो तीसरा वेक्टर तभी कोप्लेनर हो सकते हैं उनके साथ में जब आप उस तीसरे वेक्टर को इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख सकते हो। मैं थोड़ा और सिंपल करके बताऊँ इसको, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो मुझे आप एक चीज़ बताइए, ये भी तो एक वेक्टर है और इसको आप इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख रहे हो, तो मुझे आप बताइए अगर मैं इन सबको एक साइड में लेके आऊँ तो क्या होगा, आर बार माइनस T1 A बार माइनस T2 B बार इज इक्वल टू 0 बार। इस माइनस को गोली मार दो, क्या फर्क पड़ता है माइनस से प्लस से, वो तो वैसे भी कोएफिशिएंट है। तो आप देख रहे हो ये बेसिकली उन तीनों वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन है जो 0 वेक्टर आ रहा है। क्या समझ में आ रहा है आपको इससे? देखिए हमने कोलिनियर वेक्टर के बारे में देखा था कि अगर दो वेक्टर्स कोलिनियर होते हैं, है ना, दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स कोलिनियर वेक्टर्स होते हैं तो उनका लीनियर कॉम्बिनेशन 0 वेक्टर आता है। ये थ्योरम हमने पिछली बार देखा था ना कोलिनियरिटी का, कि अगर दो या दो से ज्यादा नॉन जीरो वेक्टर्स अगर कोलिनियर होते हैं तो उनका लीनियर कॉम्बिनेशन 0 वेक्टर आता है। उसी प्रकार से अगर 3 या 3 से ज़्यादा वेक्टर्स कोप्लेनर होता है तो उनका लीनियर कॉम्बिनेशन भी 0 वेक्टर आता है। ये इसी से समझ में आता है, लेकिन फिर से इसके लिए भी एक और थ्योरम बना रखा है। अभी तो इसको कैसे हम लोग डील कर रहे हैं इसको कि भैया दो नॉन कोलिनियर वेक्टर है तो उनके साथ में वो जिस प्लेन में है उसी प्लेन में तीसरा वेक्टर है या नहीं, ये देख सकते हो आप अगर आप तीसरे वेक्टर को इन दो के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सके। ठीक है, चलिए तो मैं पॉज कर देता हूं और कोरोलरीज लिख लेता हूं बाकी की दो, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। हाँ बेटा, थर्ड थ्योरम, कोरोलरीज नहीं है, थ्योरम ही है सीधा थर्ड वाला, है ना। तो कोरोलरीज काफ़ी आसान है, ये थर्ड वाला थ्योरम है। देखिए अब इस थ्योरम के अंदर क्या कहा जा रहा है, 3 नॉन जीरो वेक्टर्स ए बार बी बार सी बार आर कोप्लेनर इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट स्केलर्स एक्स वाई जेड नॉट ऑल जीरो साइमल्टेनियसली सच दैट उनका लीनियर कॉम्बिनेशन 0 वेक्टर। देखा मैंने जो पिछले थ्योरम के अंदर लास्ट में बोला था ना आपको बेसिकली क्या होता है, वही बात थर्ड थ्योरम में दे रखी है। तो भाई साहब इसको प्रूव करने के लिए आपको सेकंड थ्योरम का यूज करना पड़ेगा, लेकिन असली बात यही है, पिछला थ्योरम जो दे रखा था ना उससे यही असली नतीजा निकलता है, लेकिन इसको प्रूव करने के लिए आपको उसी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मैंने क्या किया था, राइट हैंड साइड को लेफ्ट में लाया था ना, तो यही तो मिला था। अब यहाँ पर बात देखो कैसे कर रहे हो वो लोग, आपके पास 3 वेक्टर्स है जिनको आप कोप्लेनर कह सकते हो इफ एंड ओनली इफ, मतलब सीधा भी प्रूव करना है उल्टा भी प्रूव करना है। एक बार तीनों को कोप्लेनर कंसिडर करना है और ये प्रूव करना है, फिर इसको लेना है, ये प्रूव करना है। अब यहां पर क्या बोल रहे हैं वो, देयर एग्जिस्ट स्केलर्स, आपके पास 3 ऐसे नंबर्स होने चाहिए उसके अंदर के सब 0 नहीं होने चाहिए। देखो क्यों ऐसा बोल रहे हैं वो, क्योंकि यहां पर लीनियर कॉम्बिनेशन 0 वेक्टर आ रहा है, तो उनका ये कहना है कि भाई साहब ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन है ये 0 वेक्टर कोएफिशिएंट की वजह से ना आए। अगर सबके सब 0 हो गए, तीनों के तीनों 0 हो गए, तो फिर तो कोई मतलब की बात ही नहीं बनी।
अगर तीनों में से एक भी जीरो नहीं होता है, दो जीरो होता है, और फिर भी अगर पूरा लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो बार आता है, तो समझना कि वो कोप्लेनर वेक्टर से, इसलिए ऐसे हो रहा है। समझे बात को? अब इसको प्रूव कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले तो कंसिडरेशन में ले लेते हैं कि गिवन ए बार, बी बार एंड सी बार आर कोप्लेनर वेक्टर्स। ठीक है, अब इसके अंदर दो केसेस बनेंगे बेटा। अगर थ्री वेक्टर्स कोप्लेनर है तो इसके अंदर के कोई भी दो कोलिनियर हो सकते हैं, और तीसरा नॉन कोलिनियर होगा इनसे। ठीक है, तो उस वाले केस में कैसे आप लोग प्रूव करेंगे? और एक केस बन सकता है कि तीनों में से कोई भी दो नॉन कोलिनियर नहीं है, तीनों में से कोई भी दो कोलिनियर नहीं है। इसका मतलब समझ रहे हो, तीनों की दिशाएं अलग अलग है। ये दो केसेस बन सकती है ना, इसके अलावा और कौन सी केस बनेगी? देखो, थ्री वेक्टर्स में से कोई भी दो वेक्टर्स कोलिनियर बनेंगे। ठीक है, तो अगर मैंने पहले भी आपको बताया था कि थ्री वेक्टर्स में से कोई भी दो वेक्टर कोलिनियर बनते, तो वो केस डिस्कस भी करना बेकार है, क्योंकि अगर दो कोलिनियर है तो एक ही वेक्टर वो, और दूसरा वो, तो हमेशा कोप्लेनर रहेंगी। लेकिन ठीक है, फिर भी अगर हम इसको लॉजिकली बताना चाहें तो कैसे बताएंगे? क्योंकि उन्होंने दो केसेस बनाई है तो हम भी बना देते हैं। सो हियर वी कंसिडर टू केसेस। पहला केस, केस वन, लेट एनी टू वेक्टर्स से ए बार एंड बी बार, वेक्टर्स से एनी टू वेक्टर्स, लेट एनी टू वेक्टर्स से ए बार एंड बी बार from three vectors be कोलिनियर। मतलब कोई भी दो, ऐसे जरूरी नहीं कि ए और बी ही कोलिनियर हो, बी बार एंड सी बार भी हो सकते हैं, ए बार एंड सी बार भी हो सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं कि कोई भी दो वेक्टर्स मान लेते हैं कि कोलिनियर है, ठीक है, और तीसरा नॉन कोलिनियर है। तो क्या ऐसे सिचुएशन में इनका लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो आएगा? तो आप सबसे पहले एक बात यहाँ पर देखिए कि हम लोग लिख रहे हैं कि लेट एनी टू वेक्टर्स से ए बार एंड बी बार फ्रॉम थ्री वेक्टर्स बी कोलिनियर, और तीसरा जो वेक्टर है दैट इज नॉन कोलिनियर। लेकिन है तो ये तीनों भी क्या? कोप्लेनर, ये तो गिवन है। और अगर थ्री वेक्टर्स कोप्लेनर है तो तीनों में से कोई भी एक वेक्टर आप दूसरे दो के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है ना। बट एज ए बार, बी बार एंड सी बार आर कोप्लेनर, therefore अच्छा चलिए हम लोग ऐसे लिखेंगे इसको कि लेट एनी टू वेक्टर्स, इसके अंदर तो कोई भी दो वेक्टर्स कोलिनियर है, तो कोलिनियर है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? ए बार इज इक्वल टू लैम्बडा बी बार। या फिर पहला थ्योरम देखा था हमने कि दो वेक्टर्स अगर कोलिनियर होते हैं तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? एम ए बार प्लस एन बी बार इज इक्वल टू जीरो वेक्टर, वेयर एटलीस्ट वन ऑफ m and n is not equals to जीरो। समझ रहे हो बात को? ये कहां से लिख रहे हैं हम लोग? ये लिख रहे हैं क्योंकि दो वेक्टर्स कोई भी कोलिनियर है। तो बेटा आप दिस इंप्लाइज, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एम ए बार प्लस एन बी बार प्लस पी सी बार इज इक्वल टू जीरो बार, वेयर पी इज इक्वल टू जीरो। यहां पर पी का वैल्यू जीरो ले लो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इन दोनों में से कम एक तो जीरो नहीं है, और हमारा कंडीशन क्या था? नॉट ऑल जीरो। तीनों में से एक भी अगर जीरो नहीं, बाकी दो जीरो होते हैं, और फिर लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो बार आता है तो हमें चलता है। तो हमने यहाँ पर क्या प्रूव किया कि अगर दो वेक्टर्स कोलिनियर है तो उसके हिसाब से हम लोग ये लिखेंगे, ठीक है। अब एम एन पी की जगह आप एक्स वाई जेड लिख दो तो बात खत्म हो गई। सो फर्स्ट केस सॉल्व हो गया। अब सेकंड केस में क्या हो सकता है कि उन तीनों में से कोई भी दो कोलिनियर नहीं है। सो आप यहां पर लिख सकते हो कि नो टू ऑफ देम, लेट नो टू ऑफ थ्री वेक्टर्स, नो टू ऑफ ए बार, बी बार एंड सी बार बी कोलिनियर, अब इन दो तीनों में से कोई भी दो कोलिनियर नहीं है, ठीक है। तो ये पिछले थ्योरम का स्टेटमेंट बन रहा है। फिर
अगर दो नॉन कोलिनियर वेक्टर है और तीसरा भी नॉन कोलिनियर ही है, तो वो अगर कोप्लेनर होते हैं, अब यहाँ पर तो दिया है कि ए बार बी बार सी बार आर कोप्लेनर वेक्टर्स, सो नो टू ऑफ ए बार बी बार एंड सी बार बी कोलिनियर। वैसे केस 1 ऑब्वियस ही था, इसलिए प्रूव हो गया, नो टू ऑफ ए बार बी कोलिनियर। देन एज ए बार बी बार एंड सी बार आर कोप्लेनर we can write any one of them as a linear combination of other two, ये काफी सारा लिखना पड़ता है इसके अंदर, आप समझ रहे हो ना, हैंडराइटिंग थोड़ी घटिया निकाल रहा हूं। तो आप किसी भी एक को आप दूसरे दो के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हो, दैट इज सी बार इज इक्वल टू आप लिख सकते हो एक्स ए बार प्लस वाई बी बार, ठीक है। अब इसी में मैंने आपको कहा था कि इसको अगर मैं इधर ले आता हूं या फिर इसको इधर ले जाता हूं तो क्या मिलेगा, एक्स ए बार प्लस वाई बी बार इज इक्वल टू सी बार, ठीक है ना। तो आप चाहो तो यहाँ पर इसको जेड सी बार भी लिख सकते हो, तो आपको मिल रहा है एक्स ए बार, इसको माइनस लिख दो, तो एक्स ए बार प्लस वाई बी बार प्लस जेड सी बार कर दो इज इक्वल टू 0 बार, वेयर जेड इज इक्वल टू -1, ऐसे भी लिख सकते हो। अब ये क्या बता रहा है आपको, जब आप ये लिखते हो, कौन सा इन लीनियर कॉम्बिनेशन लिखते हो, तब एटलीस्ट पिछले थ्योरम का स्टेटमेंट क्या था, देन प्रूव दैट वेक्टर आर बार इज द कोप्लेनर। हाँ, तो इसके अंदर ये तो यूनिक होते हैं, ठीक है ना। तो इसके अंदर तो तीनों में से कोई भी जीरो नहीं है अगर देखा जाए तो, है ना। तो यहाँ पर एक तो क्लियरली दिख रहा है कि एक का वैल्यू तो -1 है, तो बात यहीं पर खत्म हो जाती है, बाकी दो जीरो भी हो गए तो भी हमें कोई उससे मतलब नहीं है। तो यहाँ पर एक पार्ट प्रूव हो जाता है थ्योरम का। अब बात करेंगे कॉन्वर्स पार्ट की। अब कॉन्वर्स पार्ट के अंदर आपके पास क्या है बेटा, कॉन्वर्स पार्ट के अंदर हमारे पास है एक्स ए बार प्लस वाई बी बार प्लस जेड सी बार इज इक्वल टू 0 बार, और इसके अंदर इन तीनों में से, तीन स्केलर्स में से कोई भी एक जीरो नहीं है, ठीक है ना। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, दैट इज लेट एक्स ए बार इज इक्वल टू माइनस वाई बी बार माइनस जेड सी बार, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग इसको, ठीक है। अब आगे, ठीक है, तो इससे डिवाइड कर सकते हैं और लिख सकते हैं, मतलब पिछले थ्योरम का ही यूज करेंगे हम लोग यहाँ पर। हाँ, क्या पिछले थ्योरम का कैसे यूज करेंगे हम लोग यहाँ पर, देखिए x तो स्केलर है एंड x इज नॉट इक्वल टू 0, x इज स्केलर, और हमें पता है कि गिवन में ही लिखा हुआ है कि इन तीनों में से तीनों भी एक साथ जीरो नहीं हो सकते, तो हम लोग लिखते हैं कि x इज स्केलर एंड x इज नॉट इक्वल टू 0। तो आप x से थ्रू आउट डिवाइड कर सकते हो, दैट इज a बार इज इक्वल टू माइनस वाई बाय एक्स बी बार माइनस जेड बाय एक्स सी बार। तो ये तो बेटा आपके क्या है, कॉन्स्टेंट्स है, इसको आप लिख सकते हो एम बी बार प्लस एन सी बार, वेयर एम एंड एन आर दीज वैल्यूज। अब इससे आपको क्या पता चल रहा है कि एक वेक्टर है जिसको आपने दो वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इससे क्या पता चलता है कि ये तीनों भी कोप्लेनर है। दिस इंप्लाइज फ्रॉम लास्ट थ्योरम कि ए बार बी बार एंड सी बार आर कोप्लेनर, ठीक है। जब भी आप किसी एक वेक्टर को दूसरे दो वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म में लिख सकते हो, तब हम लोग कह सकते हैं कि वो थ्री वेक्टर्स कोप्लेनर है, ठीक है। तो ये दो थियरम्स बहुत इंपॉर्टेंट थे, और इनकी जो कोरोलरीज है वो बिल्कुल पिछले दो कोरोलरीज के बराबर है, तो आप उसको समझ सकते हो, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है, मतलब यही है और कुछ नहीं है, मतलब वही ना जैसे हमने पिछली बार देखा था। जैसे मान लीजिए कि कैसे कोरोलरी पढ़ देता हूँ, इफ थ्री वेक्टर्स आर नॉट कोप्लेनर, मतलब अगर तीन वेक्टर कोप्लेनर नहीं है और फिर भी अगर लीनियर कॉम्बिनेशन 0 वेक्टर आ रहा है, तो इसका मतलब क्या, तीनों भी 0 होंगे। तो ये तो क्लियरली आप प्रूव कर सकते हो जैसे पिछली बार किया था, ठीक है। और सेकंड कोरोलरी भी कुछ इस प्रकार है कि द वेक्टर्स ए बार बी बार एंड एक्स ए बार प्लस वाई बार आर कोप्लेनर फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। अच्छा, ठीक है, ये तो बहुत सिंपल सी बात है, ये तो मैंने थ्योरम के प्रूफ में बताया था कि अगर आपके पास दो वेक्टर्स है ए बार एंड बी बार, और तीसरा वेक्टर इन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन है जैसे कि एक्स ए बार प्लस वाई बी बार, तो बेटा ये कोप्लेनर होंगे ही ना, इसमें कोई भविष्यवक्ता को आके बताने की जरूरत है क्या, नहीं।
एक ए बार बी बार आपके पास है और ये इन दोनों का ही लीनियर कॉम्बिनेशन है, तो आपको लीनियर कॉम्बिनेशन मतलब एडिशन या सब्ट्रैक्शन, तो वो तो उसी प्लेन में रहेगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखना लेकिन, ठीक है ना, कि कोई भी दो वेक्टर्स और उसका लीनियर कॉम्बिनेशन ये तीनों एक ही प्लेन में होते हैं, दैट इज कोप्लेनर होते हैं। तो यहाँ पर हमारा काफ़ी सारा मेजर पार्ट खत्म हो जाता है कोलिनियरिटी और कोप्लेनरिटी से रिलेटेड। अब आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। उससे पहले 2 डायमेंशन के अंदर पोजीशन वेक्टर कैसे लिखा जाता है पॉइंट का, ये देखेंगे और फिर स्टार्ट करेंगे। तो ये वीडियो यहीं पर रुकाया जाता है, मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर। ठीक है, गुड बाय।